हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल हायल ट्राइटियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। मेरा आज का वीडियो अगेन लीक से हटकर है। इस बार मैं 12th के बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा। इस वीडियो के अंदर मैं कंपटीशन के बच्चों को टारगेट कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। काफी बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर प्लीज कंपटीशन सेक्शन का वीडियो आपने एक बार डाला और फिर उसके बाद वापस डाला ही नहीं। तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि मैं बार बार क्वेश्चन देखता हूँ, पढ़ता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर कराता हूँ, बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, बहुत बोरिंग सा भी हो जाता है वो सेशन। पिछले वाले को भी मेरा इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फिर मेरे कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट्स ने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि सर आप क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा करो ताकि बच्चे क्वेश्चन साथ साथ में देख सके, पढ़ सके, तो उससे थोड़ा माहौल बनेगा। तो आज बनाते हैं माहौल, ठीक है। मैं लाइव आना चाहता हूं यूट्यूब पर और मुझे उसके लिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मुझे पता है तुम में से कईयों ने सौगंध खा रखी है कि इसको लाइव तो नहीं आने देंगे, लेकिन बेटा मैंने भी सौगंध खा रखी कि मैं लाइव आके रहूंगा, 1000 सब्सक्राइबर दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और मेरे साथ जो मेरे लिए, जो मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। ज्यादा इधर उधर की मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करता, टाइम पास नहीं करता, हम सीधे अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। ये हमारे पहले दो क्वेश्चन हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर, द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी है जिसको 2 मीटर से दूर की चीज नहीं दिखाई देती। ये आपका ऑप्टिक्स से है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी के सामने अगर आप कोई चीज रखते हो तो अगर चीज 2 मीटर से ज्यादा दूर है तो उसे नहीं दिखाई देगी। 2 मीटर से पहले की चीजें उसको दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मीटर से दूर की चीजें उसको नहीं दिखाई देंगी, तो उसे जो लेंस काम में लेना पड़ेगा, जो चश्मा काम में लेना पड़ेगा, उसकी पावर क्या होगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। क्या होता है? 1/f। फिर इसके अंदर जो हम चीज काम में लेंगे वो होगी हमारी लेंस इक्वेशन। 1/f की फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस प्लस 1/u। ये लेंस इक्वेशन माइनस उसमें आता है, आपके लेंस इक्वेशन में आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले v आपकी इमेज कहां बननी चाहिए, u आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा जाना चाहिए। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा है ऑब्जेक्ट कहां रखना, नहीं दे रखा, लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि बेटा कोई भी आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली कब देखता है, वो ज्यादातर अपने आंखों से या तो 25 सेंटीमीटर, जिसको आप नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर वो दूर से दूर रखना चाहे तो इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे रख के देख सकता है। तो आप 25 सेंटीमीटर वाले में तो उसको दिक्कत है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? एक नॉर्मल आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर देखना चाहेगा, इसलिए 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट कहा जाता है कि इससे पास में अगर आप लाके कोई नहीं देखता, ठीक है। हमें 25 सेंटीमीटर से पास नहीं आना, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो गया। और अगर कोई दूर की चीज देखता है, जैसे आप मतलब ये जो चांद सितारों को देख रहे हैं या और भी कोई बहुत ज्यादा दूर की चीज देख रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे रखी जा सकती है, उससे दूर नहीं। अब इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई चीज में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि 2 मीटर तक तो ये बड़े आराम से देख सकता है। इसको प्रॉब्लम आ रही है किसमें? इन्फिनिटी पर जो रखी हुई चीजें हैं। तो बेटा इसके लिए ये जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है वो इन्फिनिटी वाले को देखने में दिक्कत आ रही है, तो आपके u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। एंड v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इमेज कहां बनाना चाहेगा ये इमेज अपनी आंखों से कितने डिस्टेंस से बनाना चाहेगा? 2 मीटर की चीजों को देख लेता है, या तो 2 मीटर पे बनाए उससे पास ही बना सकता है, लेकिन हमने मैक्सिमम पूछिए तो हम लोग 2 मीटर ले लेते हैं कि भाई इसकी आंखों से 2 मीटर की दूरी पर इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है। अब ये 2 मीटर प्लस का आएगा या माइनस का? दूसरा। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि जैसे मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। बेटा ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका लेंस है। लेंस में ऑब्जेक्ट को जिस तरफ रखा जाता है उस तरफ की सारी दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आपको सबको ऑप्टिक्स से मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। अब बेटा ये इसका चश्मा है, तो इसकी आंख कहां होगी? ये इसकी आंख होगी। भाई आंख के पास ही चश्मा लगाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये सामने इसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी के साथ माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका इन्फिनिटी पे रखा हुआ। अब ये इमेज कहां बनाना चाहता है? ये इमेज बनाना चाहता है 2 मीटर दूर। अब एक बात बताओ, ये इमेज इधर बनाएगा या इधर बनाएगा? मेरे आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, मेरे आंखों में जो चश्मा लगा हुआ है उससे जो मुझे इमेज दिखाई दे रही है वो तो मुझे इधर दिखाई देनी चाहिए। अगर इमेज मेरे पीछे बनती है तो मेरे क्या काम की? मैं उसको देख ही नहीं सकता। तो मुझे इमेज कहां बननी चाहिए? इस तरफ। और इस तरफ की जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव। तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? -2 मीटर।
-2 मीटर। ये आपकी इमेज का डिस्टेंस हो गया। कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब हमारी इक्वेशन को काम में ले लेते हैं। आपकी पावर 1/f के बराबर है और 1/f 1/v प्लस 1/u के बराबर है। ठीक है, तो 1/f या पावर इज इक्वल टू 1/v कितना है बेटा? -2 प्लस 1/इनफाइनाइट करो, चाहे माइनस इनफाइनाइट कोई भी, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/-2, जिसको आप कह सकते हैं माइनस का हाफ यानी 0.5 मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स का ही दूसरा नाम होता है डायोप्टर। तो यहां पे मैं मीटर इनवर्स की जगह ये भी कह सकता हूं कि 0.5 डायोप्टर। तो ये क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत आई है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, देन हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एट व्हाट एंगल बिटवीन P एंड E द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। किस में रख दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, एक समान है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में P और E के बीच में, बेटा P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, P और E के बीच में कितना एंगल होना चाहिए जिससे कि आपकी उस पे लगने वाली टॉर्क मैक्सिमम हो जाए? तो मेरे बच्चों आप ये जानते होंगे, ये तो आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन मैं आपको यहां बता देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कब होती है? आपकी मैक्सिमम टॉर्क कितनी हो सकती है? PE, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? PE। ये कब होगी? साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब आपके डायपोल पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों को, क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे मैक्सिमम की बजाय मिनिमम टॉर्क पूछता तो आपका आंसर क्या होता? तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप कह देते कि सर मिनिमम टॉर्क के लिए वैल्यू कितनी होगी टॉर्क की? 0। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि मैंने अभी बताया कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो क्या हमारा आंसर मिनिमम टॉर्क के लिए 3π/2 नहीं हो सकता था? मेरे बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मिनिमम टॉर्क की वैल्यू -PE लें या मिनिमम टॉर्क की वैल्यू 0 लें। अब हिसाब से तो नेगेटिव वैल्यू मिनिमम होती है, 0 से भी कम होती है। लेकिन बच्चे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहां माइनस का निशान केवल और केवल इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि माइनस का निशान इसकी वैल्यू को नहीं बता रहा है। तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी? 0 होगी। और वो कितने डिग्री पे होगी? वो कितने डिग्री पर होगी? वो 0 पर होगी या फिर 180 पर होगी। तो उसके ऑप्शन में आपके बी और सी दोनों आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो याद रखना, टॉर्क के केस में नेगेटिव वैल्यू मिनिमम नहीं होती। ये हालांकि क्वेश्चन तो मैक्सिमम का पूछा, लेकिन बाई चांस एग्जाम में मिनिमम का पूछ लें तो कंफ्यूज नहीं होगे। टॉर्क के केस में मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा नहीं होता। जो भी चीजें वेक्टर होती है ना बेटा, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं जाती। वेक्टर में नेगेटिव सिर्फ साइन, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव वाली वैल्यू मिनिमम ली जा सकती है, फ्लक्स को छोड़ के। फ्लक्स के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिनको नहीं आइडिया वो देख लेंगे। ठीक है, मिटा दूं बेटा इसको। ये हमारे आगे के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन बोहर्स मॉडल इफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r0 देन रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोहर के मॉडल में, बोहर का मॉडल सब लोगों ने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, और जो उसके अंदर बोहर के क्या था, बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर उसने अलग अलग हाइड्रोजन के लिए दिया था। इसने दिया तो सभी के लिए था, लेकिन सही सिर्फ हाइड्रोजन पे बैठा था। वो बातें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे किस पे क्या बैठा था। हम सीधी बात आते हैं कि बोहर के मॉडल में यदि पहले एटॉमिक ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r0 से डिनोट किया जाता है, तो चौथे का कितना होगा? हम बोहर के इस पे मॉडल पे आते हैं। बेटा बोहर के रेडियस का फॉर्मूला क्या है? nth ऑर्बिट का रेडियस बोहर ने किस फॉर्मूले से दिया था? 4π
एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर m z e स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला था बोहर का। ठीक है, तो बेटा यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो रेडियस है, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस r0 है, पहले ऑर्बिट का, यानी पहले ऑर्बिट के लिए n कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो चौथे का कितना होगा, अगर पहले के लिए r0 है तो चौथे का n से आप वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 से 4 हो गई। ठीक है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये। ठीक है, वापस से समझ लो इसको, क्योंकि इसको समझने में आप लोगों को दिक्कत आई है मुझे लग रहा है। Rn इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है, आर रेडियस जो है बोहर का वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 होती है तो रेडियस r0 के बराबर है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो जब 4 होगी तो किसके बराबर होगी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 था, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 टाइम्स हो गया। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सिमिलर टू, तो बेटा टॉर्क की डायमेंशन से पहले टॉर्क का फॉर्मूला बताना कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, m l t माइनस 2, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक l और आ जाएगा डिस्टेंस के लिए, तो टॉर्क की डायमेंशन कितनी हो गई, m l 2 t माइनस 2। अब यहां मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स की होती है m l t माइनस 2, दोनों का कोई मेल नहीं हो रहा आपस में, तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, मोमेंटम पे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना होता है बच्चे, m, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी l t माइनस 1, तो m l t माइनस 1। अगेन इसको और इसको मैच करो, नहीं मैच हो रहे, मतलब ये इन दोनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही, ना तो फोर्स के साथ ना मोमेंटम के साथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस कुछ याद आ रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, कार्य, वर्क, एफ एस कॉस थीटा। इसकी तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, बच गया एफ एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और इसमें वर्क ऑप्शन में होता है कई बार नहीं भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, अगर ये इसमें ऑप्शन होता वर्क तो हमारा आंसर वर्क हो जाता। ठीक है, लेकिन वर्क था नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई सा भी हमारा आंसर नहीं है। कोई डाउट? ये हम लोगों के अगले दो क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मिनिमम एट। ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम कहां मिनिमम होती है, तो मैं पहले तो इसको आपको एक तरीके से बताते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये आपका सिंपल पेंडुलम है ना, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, यहां से आपको साफ दिखता होगा ना। तो बेटा ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये तो होती है इसकी एक्सट्रीम। जैसे सिंपल पेंडुलम जब झूलते हुए लास्ट पॉइंट पे आता है, इस लास्ट पॉइंट को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। कौन सा पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और जब ये झूमता बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, सेंटर पे आ जाता है, तो उस सेंटर को हम बोलते हैं मीन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मीन पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, एक सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, दोनों जगह मैक्सिमम होती है, या किसी भी जगह मैक्सिमम नहीं होती, किसी और ही पॉइंट पे होती है। तो इसका आंसर देने के लिए बेटा एक बात बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो झूला तो सबने झूला होगा, झूला की मास तो चेंज हो नहीं रहा, चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके सिंपल पेंडुलम में चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ कि जब ये सिंपल पेंडुलम या आपके झूले की बात करूं तो झूले की स्पीड सबसे तेज कब होती है, जब वो दूर जाता है, तो लास्ट वाले पॉइंट पे, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो स्पीड धीरे हो रही है, लास्ट वाले पॉइंट पे जाके रुक गया, स्पीड बिल्कुल ही जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट पे क्या है, जीरो। और जैसे ही वो आगे चलना शुरू करता है और वो बीच में आता है, तब उसकी स्पीड तेज होती है, सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है उसकी मेन पोजीशन पे। ठीक है, फिर मेन पोजीशन से आगे निकलता है, स्पीड कम होती है और यहां पहुंच के एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है, फिर बढ़ना शुरू होती है और मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। तो बात मेरी सीधी सी है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे। सेंटर वाला पॉइंट मतलब आपका मेन पॉइंट। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक की बजाय पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो आपका आंसर क्या आता, एक्सट्रीम पॉइंट्स। जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में?
सिंपल था, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज 1 मीटर, फोर्स बिटवीन देम इज, यानी कि हमारे पास मैग्नेट, ये मैग्नेट के पोल्स होते हैं, है ना, इन पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, उसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल तो प्लस m होता है और साउथ पोल की पावर या स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ माइनस m से, छोटे m से दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये तो क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेट के अंदर मोनोपोल नहीं होते। मैग्नेट के अंदर अगर आप इसको काटोगे तो फिर नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मैग्नेट्स। लेकिन यहां पे इसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि मान लीजिए एक मोनोपोल है, तो दो अलग अलग मोनोपोल्स हैं, उनके बीच की दूरी इसने दे रखी है कितने मीटर की, एक तो m1 है, एक m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोनोपोल्स नहीं हो सकते, लेकिन मान लिए कि अगर हो गए, क्वेश्चन की मान लें, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। तो ये फोर्स कूलाम से मिलती जुलती है। कूलाम में तो जो आपका फोर्स का कांस्टेंट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। अब बेटा यहां पे इस क्वेश्चन में m1 और m2 की वैल्यू हमें दे रखी है या नहीं दे रखी, ध्यान से देखो क्वेश्चन। 2 यूनिट स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पोल, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है 1, ठीक है। तो फोर्स कितनी लगेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, डिस्टेंस भी 1 दे रखा है, ठीक है। तो यानी आंसर हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 न्यूटन, ये फोर्स लगेगी इसमें। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 10 की पावर -7 न्यूटन से आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों इन अभी तक के क्वेश्चंस में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। ओके, मुझे इतनी देर झेलने के लिए थैंक यू, कल फिर झेलोगे, बाय।